तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है एमबी पब्लिकेशन का पार्ट 1 है। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा है एडुटेरिया का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट देख लिया है, द प्लेटफॉर्म का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट देख लिया है, क्राउन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आप मास्टर जी इन्फो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार सचिवालय के बहुत सारे बुक का जो है ख़त्म कर दिया गया है बिहार सचिवालय का, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा बिहार सचिवालय परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमबी पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का सेट नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। तो इसे हमें याद रखना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने ही किया था, वहीं वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था यानी कि खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में कहाँ चलाया गया था। तो वाइकोम सत्याग्रह जो चलाया गया था केरल में चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह का संबंध केरल से है और यह 1924 से 25 के बीच चलाया गया था। एक और केरल का जो है मालबार तट का युद्ध भी केरल में ही हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मेजर बरो को 1855 में संथालों ने हराया था। चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर जो प्रश्न है, बंबई में अखिल भारत व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बंबई में अखिल भारत व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 में हुई थी। 1920 में बंबई में अखिल भारत व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। मिलान करने वाला है तो इसमें सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित जो करना है दोस्तों, तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सही है, और उसके बाद देख सकते हैं खैरा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। उसके बाद अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई नहीं होगा, महात्मा गांधी जी थे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, खैरा सत्याग्रह का नेतृत्व पूछे तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर जो प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो ये शिलालेख हो जाएगा कितना, तो शिलालेख हो जाएगा 13वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ है। तो 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में तथा 12 प्रकरणों में बटा है। 15 अधिकरणों में 12 प्रकरणों में बटा है। चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी जो है राजा राज चोल के लिए। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए जो आभारी है किसके प्रति, तो राजा राज चोल के लिए। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें, मुस्लिमों की को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो मुस्लिम व्यक्तियों को सेना में जो नियुक्त किया था वह कौन थे, तो वह देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम ने क्या किया, मुस्लिमों को अपनी ओर लाने के लिए मुस्लिम युवकों को अपने सेना में नियुक्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लें। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1565 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, 1565 में जो युद्ध हुआ था वो हो जाएगा कौन सा, तो तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब, 1565 में।
1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वां नंबर जो प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति के संबंध में, उपराष्ट्रपति का संबंध यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये जो हो जाएगा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ असत्य कथन पूछ रहा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, पहला बात करें तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहे तो कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। तो इसका जो असत्य पहचानना था, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ विधेयक लाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन में विधेयक जो कहाँ लाया जा सकता है, तो ये या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगर आप कोई भी संशोधन चाहते हैं तो या आप लोकसभा में भी पेश करते हैं या राज्यसभा में पेश करते हैं। अगर पहले लोकसभा में पेश करते हैं तो राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में पेश करते हैं तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा। तो अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है तो आप किसी भी सदन में ये पेश कर सकते हैं। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक असम, नागालैंड तक का जो है ये उच्च न्यायालय की देखरेख करता है। 15वें नंबर प्रश्न की बात करें, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। वह विवाद कहाँ कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद निपटाया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को निपटाया जा सकता है, तो वो कहाँ निपटाया जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, 16वें नंबर प्रश्न की बात करें। 16वां नंबर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया था? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में आया था। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में आया था। 17वें नंबर प्रश्न की बात करें, सिक्किम भारत का एक राज्य बना, तो सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? तो यह 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया 35वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। कौन सा है? प्रत्यक्ष कर है। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ अवधि 1966 से 71, ये गलत है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था 51 से 56, दूसरा जो था 56 से 61, तीसरा जो था 61 से 66 था। ठीक है, उसके बीच क्या हो गया था? उसके बीच योजना अवकाश हो गया था 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 67 से 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 योजना अवकाश चला था। 3 के बाद 3 योजना अवकाश चला था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 22वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 23वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती? भोजपुरी किस जिले में नहीं बोली जाती, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। 24वां नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है कि सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो सामा चकेवा जो लोक पर्व है दोस्तों, ये बिहार का मुख्यतः पर्व में आता है। तो सामा चकेवा जो लोक पर्व है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा कौन? मिथिला क्षेत्र में। बिहार के मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा लोक पर्व
खूब धूमधाम से मनाया जाता है। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वह है 88.71%। 88.71% 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या है। 26वें नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व में बिहार जो है भारत के भाग में बसा हुआ है। ठीक है, बिहार का जो लोकेशन है भारत में उत्तर पूर्व में है। 27वें नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये 345 किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है। 28वें नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं? यानी कि बिहार में तो बाढ़ जाना ही जाता है कि बिहार का उत्तरी भाग जो है पूरा एकदम बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो इसका जो कारण है यानी कि कितने जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं, तो हो जाएगा कौन? 28 जिले। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें से 28 जिले जो हैं बिहार के बाढ़ के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। 29वां नंबर जो प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? तो त्रिवेणी नहर का जो संबंध है गंडक नदी से है। त्रिवेणी नहर का जो संबंध है गंडक नदी से है। 30वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है निहारिका। सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं होता है। सौरमंडल का भाग ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, सूर्य है, ये सब सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। 31वां नंबर जो प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है, छोटे छोटे पिंड हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 32वें नंबर प्रश्न की बात करें, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। 33वां नंबर जो प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम क्या है? सतलज नदी का उद्गम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। सतलज नदी जो है तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। 34वें नंबर प्रश्न की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीन का भी कुछ क्षेत्र हो जाता है और भारत का भी कुछ क्षेत्र हो जाता है दोस्तों। तो उस कारण से सियाचिन ग्लेशियर पर काफ़ी ठंड भी पड़ी रहती है और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो 35वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा यानी कि समुद्र रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है यहाँ दोस्तों। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। चलते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में वैशाली की नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थी? वैशाली की नगरवधु अम्रपाली का शासन जो है काल जो था वह किसके शासनकाल में था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। अम्रपाली जो प्रसिद्ध नर्तकी थी वो लिच्छवियों के समय थी। अम्रपाली जो प्रसिद्ध नर्तकी थी तो वो किसके शासनकाल में थी? लिच्छवियों के शासनकाल में थी। 37वें नंबर प्रश्न की बात करें, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? यानी कि अशोक जब राजा बना, अशोक 40 वर्ष तक शासन किया। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महानतम शासक में से एक था। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को बनाई थी। पाटलिपुत्र के बारे में जो एक चर्चा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने बसाया था और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी भी बनाई थी। 38वें नंबर प्रश्न की बात करें, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? 38 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क को। एलन मस्क को टाइम मैगजीन द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है।
39वें नंबर प्रश्न की बात करें, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे चुना गया? 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान जो दिया गया है वह दिया गया है असगर वजाहत को। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान किसे दिया गया है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक वीडियो इसका स्पेशली हम बनाकर दे देंगे, ठीक है। चलते हैं 40वें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? विक्रम 1। विक्रम 1 जो रॉकेट की योजना बना रही है, कौन सी कंपनी? स्काईरूट कंपनी, स्काईरूट कंपनी, ठीक है दोस्तों। स्काईरूट कंपनी जो है भारत की ही एक निजी रॉकेट कंपनी है। स्काईरूट कंपनी जो है भारत के ही एक निजी रॉकेट कंपनी है। इन्होंने कौन सा रॉकेट बनाने की घोषणा की है? तो विक्रम प्रथम लॉन्च भी करने की ये भी घोषणा की है। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल यानी कि 2022 और 23 के लिए पुनः सदस्य चुन लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत को 2 साल के लिए यानी कि 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद के लिए सदस्य पुनः चुन लिया गया है। चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य 2021 से लेकर 25 तक जो चुना गया है वह चुना गया है भारत को 2021 से 25 तक के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुन लिया गया है। 43वें नंबर प्रश्न की बात करें, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो संबंधित है दोस्तों वो गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? भारत का जुड़वा शहर कौन सा नहीं है? तो भारत का जो जुड़वा शहर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ली भारत का जुड़वा शहर नहीं है। वहीं कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर कहलाते हैं। हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर कहलाते हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर कहलाते हैं। उसके बाद सबसे जो प्रसिद्ध जुड़वा शहर के में आता है हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है जुड़वा शहर आते हैं। अभी वर्तमान में वो बढ़ गए हैं दोस्तों, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो कुछ भाग आ गया है हैदराबाद का, और उसके बाद बात करें तेलंगाना में कुछ हैदराबाद भाग आ गया है। 45वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रीतिजर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में योगदान में सम्मान देने के लिए दिया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वास्तुकला। प्रीतिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पुलितजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ प्रीतिजर पुरस्कार वास्तुकला का यानी कि डिजाइन के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पुलितजर पुरस्कार पत्रकारिता यानी कि पत्र लेखन के संबंध में दिया जाता है। चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 1 जुलाई को भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। 47वें नंबर प्रश्न की बात करें, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव जो चुना जाने वाला भारत का पहला जो था कमलेश शर्मा थे। कमलेश शर्मा को राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला वह पहले भारतीय थे। 48वें नंबर प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो बिहार जो है पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा चौथे स्थान पर, यानी कि बिहार द्वारा नल जल योजना में ऑल भारत में चौथे स्थान पर इनका काम है। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। 50 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। खंड 2 में जो है दोस्तों विज्ञान और गणित के प्रश्न है। विज्ञान और गणित के प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। गणित का प्रश्न आपको बाद में करवा दिया जाएगा, वर्तमान में अभी हम लोग विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। 51वें नंबर प्रश्न की बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है
ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है और ऊर्जा को हॉर्स पावर से भी मापा जाता है। चलते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। 52वां नंबर जो प्रश्न है, डैश यानी कि गुर्दा यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है दोस्तों, नेफ्रॉन किडनी या गुर्दा को ही किडनी कहा जाता है दोस्तों। गुर्दा या किडनी की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसकी विमा या रेखिक संवेग की विमा को समान होती है? यानी कि किसका विमा और रेखिक संवेग की विमा समान होती है? तो ये आंसर हो जाएगा आवेग का। आवेग का विमा और रेखिक संवेग की विमा समान होती है। 54वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं? तो साइंस के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार सचिवालय में, तो हमें इस सब प्रश्न को याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवहन हो जाएगा, कन्वेशन। कौन सी प्रक्रिया जिसमें गर्म हवायु कम संघन पदार्थ के ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं? तो ये संवहन कहलाती है। चलते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं ये हो जाएंगे 3, पेट्रियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। पेट्रियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कितने हैं? 3 हैं। चलते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो उनका परासरण दाब समान होता है तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। जब उनका परासरण समान होता है तब उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। चलते हैं 57वें नंबर प्रश्न की ओर। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में संख्या के बराबर होती है? यानी कि किस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से संख्या के बराबर होती है? तो 57 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा नाभिक के प्रोटॉन। नाभिक के प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। नाभिक के परमाणु की संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कि तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वह नाभिक के प्रोटॉन की संख्या भी होगी। 58वें नंबर प्रश्न की बात करें, जल में कठोरता पैदा करने के वाले 2 धातु आयन कौन से हैं? तो जल में जो कठोरता पैदा करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो हैं जल को कठोर बनाते हैं और जल की कठोरता को दूर करने के लिए उसे उबाल कर दूर किया जाता है। चलते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। उस निष्कर्ष गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? निष्कर्ष गैस है यानी कि शून्य समूह या 18वें समूह में इन्हें रखा गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा? हीलियम। हीलियम जो है आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा जाने वाला निष्कर्ष गैस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्कर्ष गैसों की अगर ट्रिक चाहिए हमारे लिए, हेमा नीलम और करीना जियोरनमिन यानी कि हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। ये सब निष्कर्ष गैस हैं। इसे 18वें समूह में रखा गया है। इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 59वें नंबर प्रश्न की बात करें, 59वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न देख चुके हैं। 59 नंबर के बाद 60 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रकाश तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें क्या होती है? तो प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होते हैं। प्रकाश तरंगें क्या होती है? तो प्रकाश तरंगें क्या होती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। 61वें नंबर प्रश्न की बात करें, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा पता लगाया जाता है, यानी कि धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। 62वां नंबर जो प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक है। 63वें नंबर प्रश्न की बात करें, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि को अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता है। यानी कि ग्वाइटर यानी कि गला का जो थायराइड ग्रंथि द्वारा रोग होता है वह किसकी कमी से होती है? किसकी वृद्धि या निम्न की कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, या थायराइड ग्रंथि में कुछ तरह का प्रॉब्लम होता है, वह आयोडीन की कमी से होता है। 64वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं बात करें 65वें नंबर प्रश्न की, तो उपापचयी बात है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। विषाणुओं से कई प्रकार के रोग होते हैं, उनका जल्द ही ट्रिक आपको बता दिया जाएगा।
66वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन थे? तो प्रथम विषाणु जो खोजकर्ता थे इवानोवस्की थे। या ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विषाणु के जनक कौन है? इवानोवस्की। विषाणु के जनक कौन है? इवानोवस्की। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की ओर। 67वें नंबर प्रश्न की बात करें, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो विषाणु है वो पॉक्स विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु है। 67 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। 68वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्ब्रिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्ब्रिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से। रक्त जमाव के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है और विटामिन के सबसे ज़्यादा टमाटर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में थॉम्ब्रिन तो रक्त जमाव के लिए प्रसिद्ध हो ही गया। 69वें नंबर प्रश्न की बात करें, एमोनियोसेंटियोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमोनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, यानी 69 का जो यहाँ सही आंसर होना भ्रूण के लिंग को। भ्रूण के लिंग के बारे में जो हमें पहले से भी पता चल जाता है, वो जो चेक कराने जाते हैं उसे क्या कहते हैं एमोनियोसेंटोसिस। एमोनियोसेंटोसिस क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग के बारे में एमनियोसेंटेसिस बताता है। 70वें नंबर प्रश्न की बात करें, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किसके लिए पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बीएमडी परीक्षण में किया जाता है। बीएमडी परीक्षण में ऑस्टियोपोरोसिस किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वें नंबर प्रश्न की बात करें, ज्वर क्या है? तो ज्वर क्या है दोस्तों? तो ज्वर जो हो जाएगा, रक्त कणिकाओं का सूजन को ज्वर कहते हैं। रक्त कणिकाओं के सूजन को क्या कहते हैं? ज्वर कहते हैं। 72वें नंबर प्रश्न की बात करें, जैव कोशिका एनिमल सेल, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि शक्तिगिरी। कोशिका का शक्तिगिरी या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलाना है, तो सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें मात्रक है, भौतिक राशियां हैं और उसकी इकाई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बल का जो मात्रक है ये न्यूटन है। बल का मात्रक क्या कौन है? न्यूटन है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आवेग का यहाँ जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। वहीं त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4-3-1-2 4-3-1-2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 74वें नंबर प्रश्न की ओर। 74वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? इस क्वेश्चन का जो जवाब है दोस्तों, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से विकिरणीय ताप, यानी कि सर्वाधिक ताप, उच्च ताप जो मापते हैं हम लोग, यानी कि सूर्य का ताप अगर हमको मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। 75वें और इस सेशन का, यानी कि MB पब्लिकेशन बिहार सचिवालय बुक का सेट प्रथम का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र को पॉलीग्राफी कहते हैं। पॉलीग्राफ या पॉलीग्राफी कहते हैं झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा MB पब्लिकेशन के बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। आज हम लोग GK GS और साइंस से टोटल 75 प्रश्न किए हैं। आगे जो 75 और प्रश्न है दोस्तों वो मैथ और रीजनिंग के हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले सेशन में हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी देखेंगे। आज का जो प्रश्न है आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। बिहार सचिवालय से एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। एक बार चैनल को विजिट करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।